हेलो स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 5 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने चैप्टर पढ़ा है, जिसमें से हम पिछले लेक्चर में ग्राफ के बारे में पढ़े थे। तो आज ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ वस्तुओं की गति के बारे में बताया गया है, और ये आपको ये बताना है कि वो वन डायमेंशनल मोशन है कि टू डायमेंशनल है कि थ्री डायमेंशनल है, ये बताना है। जैसे पहला है, हवा में उड़ती हुई पतंग की गति। पतंग उड़ रहा है, हवा में गति कर रहा है, तो एक बिमी है, द्विबिमी है, त्रिबिमी है, ये पता करना है हमें। जब पतंग उड़ता है तो अगर हम यहाँ पर बना लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब पतंग उड़ती है हवा में, ऐसा नहीं है कोई सिर्फ या कि एक्स डायरेक्शन में ही मोशन करती है, किसी एक डायरेक्शन मोशन करती है, या सिर्फ वाई में करे या सिर्फ जेड में करे। ठीक है, वो एक्स में भी जाएगा कुछ टाइम तक, कुछ वाई में भी जाएगा, यानी कि एक साथ अगर जाएगा, एक्स में भी जाएगा, वाई में जाएगा, कुछ कर्व में जाएगा, और जेड में भी जाएगा। जेड अगर हम ऊंचाई ले लेते हैं और अपने रेफरेंस लेवल से ये जमीन पर हम एक्स एक्सिस लगा लेते हैं, ये वाई एक्सिस लगा लेते हैं, जेड को हम हाइट मान लेते हैं। ठीक है, तो वो ऊंचाई पर भी जाएगा, और जहाँ पर हम खड़े हैं वहां से दूर भी जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और फिर जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में जाएगा। तो जो मोशन होगा पतंग की गति, वो थ्री डायमेंशनल होगा, 3D हम बोलेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, ये पता करना है कि ये कौन सा है। आसमान में उड़ते वायुयान की गति। अब वायुयान गति कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है वायुयान सिर्फ एक दिशा में, डायरेक्शन में गति करता है। तो वायुयान को जहां भी पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पर, वहां पर पहुंचने के लिए वो एक्स डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो कुछ ऊंचाई, फिर ऊंचाई पर जाएगा, या फिर बाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। ठीक है, और फिर जब यहाँ पहुंचेगा, फिर नीचे भी जरूरत के अनुसार नीचे हाइट आएगा। ठीक है, जरूरत के अनुसार हाइट वो ऊपर करेगा, तो बाएं दाएं ऊपर नीचे कहीं भी मुड़ सकता है ये वायुयान। इसलिए ये जो मोशन होगा ये आपका क्या होगा, 3D मोशन होगा। तीसरा देखते हैं, समांतर सीधी पत्तियों पर दौड़ती रेलगाड़ी की गति। अब दो दो सीधी देखिए ट्रैक है, ये सीधे ट्रैक है, इस पर रेलगाड़ी चल रही है। तो जब सीधे रास्ते पर चल रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वन डायमेंशन मोशन हो गया, इसको बोलेंगे। न तो ये फिर दाएं मुड़ रहा है, न तो बाएं मुड़ रहा है, न तो हाइट ऊंचाई पर जा रहा है, एक सीधी रेखा में चलता जा रहा है ट्रेन जो भी है। ठीक है, इसलिए इसको मोशन को हम क्या बोलेंगे, ये 1D मोशन है। चौथा है कि बंदूक की नली से निकली गोली की गति। तो जब बंदूक से गोली निकलती है, यहाँ पर हम गोली बना दे रहे हैं, तो जब ये गोली सीधी दिशा में अगर टारगेट भी करते हैं, तो कुछ देर बाद ये जाते जाते जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, ये नीचे गिरता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा ग्रेविटी के कारण नीचे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर टारगेट किए हैं तो वहीं पर सीधे टारगेट किए तो वहां जाकर नहीं हाँ लड़ेगा वो टारगेट, सीधे आके धीरे धीरे नीचे आकर लड़ेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इसको टारगेट करना है तो आपको ओरिजिनल पे यहाँ पर निशाना लगाना होगा, ताकि वो यहाँ पर जाते जाते वो नीचे जब आएगा तो यहाँ पर टारगेट लग जाएगा। इसलिए ये जो मोशन है, जिस डायरेक्शन में आप गोली चलाए हैं वो तो हो गया आपका वन डायरेक्शन, लेकिन ये नीचे भी जा रहा है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आपने गोली चलाई है, सपोज मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में, और नीचे ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन भी गति कर रहा है वो। इसलिए यहाँ पर दो मोशन, दो डायरेक्शन का यूज हो रहा है, इसलिए इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, 2D मोशन करेंगे। अब ये जो गोली है, आप सीधे निशाना लगाएं तो ये बाएं दाएं नहीं मुड़ेगा, ये सीधे जिस डायरेक्शन में निशाना लगाए उस डायरेक्शन में जाएगा ही, साथ साथ वो नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो दो डायरेक्शन यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बोलेंगे हम 2D डायरेक्शन है। अगला है, कैरम बोर्ड की गति जो कैरम बोर्ड की दीवार से टकराकर वापस लौटी हो। तो ये भी आपका क्या है, 2D मोशन है, क्योंकि जैसे कैरम बोर्ड यहाँ पर आप खेलते हैं, यहाँ से गोटी जाती है, इस पर लड़ती है, फिर कहीं इसी डायरेक्शन में या किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, तो ये हाइट में ऊपर या नीचे नहीं जा रही है, इसी प्लेन में मोशन हो रहा है। जिस डायरेक्शन में आप ये इसको गोली को जो कैरम बोर्ड का जो वस्तु है, जो गोटी है, वो
वापस टकराकर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में आ रही है। तो किसी एक डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में आपने एक्स एक्सिस मान लिया, तो ये वाई डायरेक्शन अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन यूज हो रहा है। ये डायरेक्शन तब यूज होता है जब ये हाइट उस प्लेन से या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। तो ये ऊपर नीचे नहीं मोशन हो रहा है, सिर्फ ये बाएं दाएं और या फिर जिस डायरेक्शन में आप निशाना लगाएं उस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर दो डायरेक्शन यूज हो रहा है, इसलिए कैरम बोर्ड वाला ये भी आपका 2D मोशन होगा। ठीक है। समुद्र में एक नाव की गति, अब नाव जो मोशन कर रहा है ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, पानी लहरों के साथ बाएं दाएं भी मुड़ता है, इसलिए ये 3D मोशन हो जाएगा। ठीक है, आगे डायरेक्शन जाएगा फिर या फिर बाएं मुड़ सकता है या दाएं मुड़ सकता है। ठीक है, और लहरों के साथ ये ऊपर नीचे भी होता है, तो इसलिए ये तीनों डायरेक्शन यूज हो रहा है, एक्स वाई जेड, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, 3D मोशन। ठीक, ये बाएं दाएं जो हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेते हैं, नीचे डायरेक्शन को हम कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं मानेंगे, वो तो वाई का अपोजिट है माइनस वाई, तो इसको हम एक ही डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है वो एक डायरेक्शन मान लेते हैं, एक डायरेक्शन, और ये वाई डायरेक्शन और लहरों के साथ ये ऊपर नीचे होगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। तीनों डायरेक्शन यूज हो रहा है, इसलिए ये 3D मोशन हो गया। अब सातवां हो गया, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरकर फर्श से टकराकर वापस लौटी। गीत यह नहीं रहेगा, यहाँ पर गेंद रहेगा। गेंद की गति जब हवा नहीं चल रही हो, जब हवा नहीं चल रही है तो ऊपर से गेंद गिर रही है नीचे की तरफ और फर्श से टकराकर फिर वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ये कौन सा मोशन हो जाएगा। और हवा नहीं चल रही थी, इसका मतलब हवा नहीं चल रही थी, इस गेंद को या बाएं या दाएं, अगर जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उस डायरेक्शन में सरकेगा नहीं, जिस डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिरा है उसी डायरेक्शन में वापस ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये कौन सा मोशन है, ये 1D मोशन है। ठीक है, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन यूज हो रहा है, कोई भी आप डायरेक्शन ये मान सकते हैं, नीचे की तरफ आप जेड मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, ठीक है, या फिर वाई मान लीजिए, कोई एक ही डायरेक्शन यूज हो रहा है। वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर वापस लौट रहा है तो माइनस वाई में जा रहा है तो वाई डायरेक्शन ही है ना, तो ये 1D डायरेक्शन यूज हो रहा है। अगर ये बाएं या दाएं खिसकता तो एक दूसरा डायरेक्शन यूज होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 1D मोशन हो रहा है, 1D वन डायरेक्शन है ये मोशन। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन है, एक कण एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है, कण के द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन का अनुपात होगा। पहले हम एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट से पार्टिकल गया है बी पॉइंट तक चला गया है, और यहाँ पर सर्कल का सेंटर होगा, इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं। तो हम जानते हैं एक सर्कल का पूरा जो लंबाई होता है इसका गोल का परिधि का, वो लंबाई कितना होता है 2 पाई आर, आर है रेडियस। ठीक है, तो जब अर्धवृत्त है तो जो लंबाई होगी वो भी क्या होगी, इसकी आधी होगी। ठीक है, अर्धवृत्त का, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि पाई आर आ गया। हमारा ये जो लंबाई है, जो पाथ है इस पर पार्टिकल चल रहा है, उसकी लंबाई कितनी होगी, पाई आर, और जिस पाथ से होते हुए पार्टिकल जाता है वही तो हमारा दूरी होता है। ठीक है, तो दूरी हमारा कितना हो गया, पाई आर के बराबर। ठीक है, और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन में ये होता है कि जब पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट करता है और जहाँ तक जाता है, उन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट आप मिला दीजिए, तो जो लंबाई मिलेगी आपको वो आपका उस पार्टिकल का विस्थापन हो जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस होगा आपका, यहाँ से लेकर उसके सेंटर तक आर डिस्टेंस होगा, और सेंटर से पॉइंट बी तक ये भी कितना डिस्टेंस होगा, आर डिस्टेंस होगा। टोटल ए से बी तक का जो लंबाई है वो 2r के बराबर हो जाएगी, और इसी को हम विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन यही तो होता है, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ तक गया, कहाँ से स्टार्ट किया जहाँ तक गया, इन दोनों के बीच का लंबाई जो होता है वो विस्थापन होता है। तो विस्थापन आपका यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका हो जाएगा 2r। अब हमें अनुपात पूछा है दूरी और विस्थापन का, तो डिवाइड कर देंगे दूरी और विस्थापन को, कितना हो जाएगा, पाई आर को अगर डिवाइड कर देंगे 2r से, तो हमारा
अनुपात हो जाएगा π/2। तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मूविंग पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाई इट। पार्टिकल जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अब एक्सेलरेशन बताना है। इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिख सकते हैं इसके स्थान पर। ये हम कुछ कांस्टेंट लिख देते हैं जिसको हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं टी स्क्वायर। ठीक है, तो डी इजकल टू ए टी स्क्वायर, ये कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अब देखिए कंपेयर करिए जो हमारा गति के मोशन का दूसरा इक्वेशन है, डी लिखिए या एस, डी या एस लिखिए, डी बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया हो तो u का वैल्यू क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ लिखना चाहिए कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल मान सकते हैं कि u क्या है? 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट किया, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। तो s या d बराबर हमारा हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पर ये कांस्टेंट हमने कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, ए डी एस के कुछ भी मान सकते हैं। सपोज अगर के माने होते हैं तो के टी स्क्वायर यहाँ पर डी है और यहाँ पर डी है हाफ ए टी स्क्वायर। तो यानी कि कहने का मतलब है जो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है और यहाँ भी जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट है। इससे क्या पता चल रहा है? यहाँ पर ए है वो असलेशन है जो कि कांस्टेंट होता है, तभी हम ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? जो त्वरण है यहाँ पर ये फार्मूला तभी लगाते हैं जब त्वरण नियत हो, कांस्टेंट हो। तो ये कंपेयर करके इन दोनों से हमें ये पता चल रहा है कि जो त्वरण है वो क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन बताया गया है डी प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, अगर डी को इक्वल के टर्म में लिखें, इक्वल कुछ कांस्टेंट आएगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। और जब हम अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सेकेंड मोशन रूल है, वो अप्लाई करते हैं और u इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ भी देख रहे हैं कंपेयर करने से ये भी को तो कांस्टेंट ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए एक कार है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है इतने स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न होता है इतने स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। तो जितना डिस्टेंस जाने में लगा है उतना ही डिस्टेंस आने में भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डी, ये डिस्टेंस है डी, टोटल ए बी की लंबाई। तो अब हमें औसत चाल बताना और एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम दिखाते हैं ऐसे, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये भी वेलोसिटी लिखते हैं, अगर मॉड कर देंगे इससे क्या पता चलेगा? ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ये क्या फार्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चला गया है? डी गया है, डी वापस आया है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2d हो गया है। यानी क्या उसको हम लिख सकते हैं डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कितना लगा है, जाने में कितना टाइम लगा है, वापस आने में कितना टाइम लगा है, ये देख लेते हैं। जाने में कितना टाइम लगा होगा? अगर डी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और 40 किलोमीटर पर आवर से गया है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा डी गया है कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, प्लस और फिर वापस आया है, वो भी समय लिखना है, तो उस समय को लिखेंगे दूरी बटे चाल अपान फिर से दूरी कितना है डी है और वापस आया है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो जो ये डी हम लिख रहे हैं किस में? किलोमीटर में है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो आपका एवरेज स्पीड बता देगा। एवरेज स्पीड का यहाँ फार्मूला हम लिख दे रहे हैं ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ये एवरेज स्पीड का फार्मूला होता था। टोटल डिस्टेंस के लिए कितना लिखेंगे, जितना गया है और जितना आया है, तो डी प्लस डी लिख देंगे। और जाने में समय अगर T1 मान लेते हैं, आने में समय T2 मान लेते हैं। जाने में जो समय लगा है T1 वो कैसे निकलेंगे, D/40 हो जाएगा, और जो T2 है वो D/60 हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमने रख दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे और ये आपका हो जाएगा 2D/, ये आप एलसीएम निकाल लीजिए 40 और 60 का, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 3D प्लस 2D। इसको और सॉल्व करते हैं तो 2D/, ये हो जाएगा नीचे 5D, और 120 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 दूना 48, 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब। ये पूछा जा रहा है द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी गिव्स। हमने ग्राफ बताया है, इधर टाइम एक्सिस लिखा जाता था, इधर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और टाइम का अगर ग्राफ दिया हुआ हो और उसका स्लोप से हमें क्या पता चलता है, स्लोप से हमें क्या पता चलेगा, स्लोप को हम tan थीटा या m लिखते हैं, और यही हमारा बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर आएगा जो स्लोप होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, ये दूरी अपॉन समय। तो इसके यूनिट से भी पता कर सकते हैं, दूरी का जो यूनिट, ये सारी यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड आ रहा है, यानी कि जो स्लोप होगा वो आपका चाल के बारे में बताएगा, स्पीड के बारे में बताएगा। तो ये आपको स्पीड देगा। ठीक है, क्या है ऑप्शन, पिंड की चाल वाला ही ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी। अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो, टाइम और इधर वेलोसिटी है, इसके स्लोप से आपको त्वरण मिलता है। ठीक है, यहाँ भी m बराबर tan थीटा लिखेंगे तो वो tan थीटा किसके बराबर होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आएगा। इसका मतलब यहाँ पर त्वरण आपको देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पिंड का त्वरण देगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाने से पहले अगर हम बता दें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर टाइम एक्सिस बना दें, यहाँ पर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के साथ बदल ही नहीं रहा है, ना तो इसका हाइट बढ़ेगा ना तो घटेगा। ये इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, जब वेलोसिटी का स्लोप, जब वेलोसिटी टाइम का स्लोप ही तो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप अगर हमें कांस्टेंट मिल जाए, तो कांस्टेंट कैसे मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। उसका स्लोप कैसे हो, वो जो लाइन बने वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ झुकाव बनाए। ठीक है, तो v के पैरेलल होगा तो जो स्लोप होगा जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो का मतलब त्वरण जीरो, त्वरण जीरो है नहीं, इसका मतलब ये टाइम एक्सिस के पैरेलल तो नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी एक्सिस के भी पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि उस समय त्वरण क्या हो जाएगा, इनफिनाइट होगा। ठीक है, अनडिफाइन होगा, तो उसको हम लेंगे नहीं, कंसिडर नहीं करेंगे। अगर किसी एंगल पर बनाते हैं टाइम एक्सिस के से, ठीक है, और इसका जब स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप क्या आएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और कांस्टेंट वैल्यू को क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के साथ
कुछ न कुछ एंगल पर झुका हुआ होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा कि वेग अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा? समय अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। क्या है? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज शोन इन फिगर, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर। मतलब ए और बी का स्पीड जो दिया हुआ है, हमें बताना है कि ए का स्पीड ज्यादा है कि बी पार्टिकल का स्पीड ज्यादा है, ये बताना है आपको। जब आपको दूरी और समय का जब ग्राफ दिया हुआ हो और हमें स्पीड के बारे में पूछा जा रहा हो, तो स्पीड कैसे मिलेगा? दूरी और समय के जो ग्राफ दिया हुआ है उसका स्लोप निकाल कर, तो स्लोप जिसका ज्यादा उसका चाल ज्यादा, लिख दे रहे हैं। स्लोप ज्यादा तो चाल ज्यादा या मोर। ठीक है, और स्लोप किसका स्लोप? दूरी समय का ग्राफ जो होना चाहिए, दूरी समय ग्राफ में स्लोप ज्यादा तो चाल या स्पीड ज्यादा होगा। बताइए स्लोप किसका ज्यादा है, यानी कि एंगल कितना ज्यादा है, किसका है? ए का ये एंगल ज्यादा है या बी का एंगल ज्यादा है? तो बी वाले का एंगल ज्यादा है, टाइम एक्सिस के साथ झुकाव जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लोप है टैन, इसको बी वाले को थीटा बी मान लेते हैं, इसको हम थीटा ए मान लेते हैं। तो टैन थीटा बी ग्रेटर देन टैन थीटा ए, इसलिए जो स्पीड होगा वो बी पार्टिकल का ज्यादा होगा स्पीड ए से। कौन सा ऑप्शन सही है? किसका चाल ज्यादा है? बी का चाल ज्यादा है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक वस्तु एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति कर रही है, इसका त्वरण क्या होगा? अब इसका डायरेक्शन भी फिक्स है और इसका वेग भी फिक्स है। ठीक है, तो त्वरण पूछा है, त्वरण का काम क्या होता है? स्पीड या वेग को घटाना या बढ़ाना। ठीक है, या फिर कह लीजिए डायरेक्शन चेंज करना। तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब असलेशन क्या होगा? तब जीरो होगा। असलेशन है ही नहीं, अगर असलेशन होता तो जरूर उसका स्पीड या तो घटाता या तो बढ़ाता या फिर डायरेक्शन चेंज करता है, इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, वो भी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब असलेशन यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, और पूछा है आगे क्या है? इस गति का त्वरण समय, वेग समय और विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। तो जब त्वरण जीरो है, इसका मतलब अगर टाइम एक्सिस पर दिखा जाए, बनाया जाए, तो क्या होगा? असलेशन जीरो दिखाना होगा हमें, कोई कांस्टेंट भी नहीं है, जीरो पर है एकदम। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखाना होगा और एकदम एक्सिस पर बनाना होगा। ठीक है, असलेशन जीरो है तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे हो जाएगा? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बनाना हो कांस्टेंट दिखाएंगे कि वेलोसिटी ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब विस्थापन समय का ग्राफ बनाना है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का बनाना है, तो क्या करेंगे? देखिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वही हमके वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो स्लोप ही तो वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, तो वो स्लोप जब कांस्टेंट होगा, इसका मतलब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि टाइम एक्सिस के कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, जिसको हम थीटा मान लेते हैं। तो जो स्लोप m है, m बराबर tan थीटा, और वही वेलोसिटी के बराबर होगा। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप ही हमें वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी हम देख ही रहे हैं कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, इसको हम दिखा देते हैं। ये ग्राफ क्लियरली, त्वरण का जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस पर एकदम पैरेलल उसी एक्सिस पर बना है। वेग का जो ग्राफ है वो
कुछ कांस्टेंट वैल्यू है वे कांस्टेंट है, और जो विस्थापन का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा जो टाइम एक्सिस के साथ कुछ झुका हुआ बनेगा, ताकि इसका स्लोप निकालेंगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू ही वेग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। पर है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ड्रा द एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी था, और यहाँ पर क्या दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तब इसमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब यहाँ पर दिखाना होगा एक्सेलरेशन एक्सिस पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा एक्सेलरेशन का। पिछले वाले में क्या था, 0 था। अब एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है और वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वही तो हमें एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। इसका मतलब जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि टाइम एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, और ये tan थीटा ही त्वरण के बराबर होगा, त्वरण ए के बराबर। ठीक है, यही वाला सेम स्लोप ही तो देता है त्वरण। ठीक है, अब बताइए, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपका बन गया है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो देखिए वेलोसिटी जीरो है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये हाइट देखिए, ये हाइट देखते जाइए, ये हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो जो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी कैसे मिलता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, उसके स्लोप से ही मिलता है। इसका मतलब स्लोप हमेशा बढ़ते हुए होना चाहिए, तभी तो ये वेलोसिटी आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे इसको ग्राफ बनाना है ताकि जो स्लोप है वो बढ़ते हुए हमें मिले। कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हम ऐसे भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं हो जीरो से स्टार्ट करना, ये ऐसे भी हो सकता है। इसका भी तो स्लोप क्या है, स्लोप तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि वेलोसिटी जीरो ही है या कुछ आइडिया लगे क्वेश्चन से, इसलिए हम ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम एक्सिस वाला। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाना है। अब इसको ऐसे बनाना है कि इसका स्लोप बढ़ते हुए नजर आए, तो कैसे बना सकते हैं हम, देखिए जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ छोड़कर भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो फिलहाल हम जीरो से अगर बनाते हैं तो ऐसे बना दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए टी इक्वल टू जीरो पर अगर देखा जाए तो स्लोप क्या है, जीरो है, यानी कि स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। कुछ समय बाद यहाँ पर स्लोप ये हो जाएगा, कुछ समय बाद ये स्लोप यहाँ पर देखेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप बढ़ते हुए जा रहा है। यहाँ ए पॉइंट देख दें, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए पॉइंट से ज़्यादा स्लोप बी का है, बी से ज़्यादा सी का है, सी से ज़्यादा डी का है। ठीक है, इसका मतलब हमें वेलोसिटी बढ़ते हुए मिल रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये एक तरह से एक पैराबोला बनेगा, या ऐसे भी बना सकते हैं कुछ छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर क्लियर क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है कि उसका वेलोसिटी एग्जैक्ट जीरो से स्टार्ट हुआ है या कुछ वेलोसिटी था। ठीक है, इसको क्लियरली हम दिखा दे रहे हैं आपको। इसका कुछ स्लोप ऐसे बनेगा, ये जो है ये कर्व जो बना है विस्थापन समय में, ये आपका पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला जो कि आपको चैप्टर 4 में बताया गया था, अलग अलग ग्राफ दिखाकर, जो मैथमेटिकल चैप्टर वाला था, मैथमेटिकल फिजिकल मैथमेटिक्स जो था। और ये एक स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस से कुछ एंगल पर बना हुआ है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और ये एक पैराबोला यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन थे, जो बेसिक कंसेप्ट थे, उसको हमने क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया है। अगर ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, और फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे।
जो कि इसी ग्राफ पर बेस्ड रहेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।